हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग मेधा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मेधा परीक्षा 2027। तो हम लोगों ने एक रीजनिंग का सीरीज स्टार्ट किया था जिसमें हमने पहला चैप्टर रीजनिंग का कंप्लीट किया। अब हम मैथ्स का स्टार्ट करेंगे। देखिए, मैथ्स और रीजनिंग एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। जिस बच्चे को मैथ्स अच्छे समझ में आएगा, ठीक है ना, मैथ्स अच्छे से आएगा, वही बच्चा रीजनिंग भी कर पाएगा अच्छे से, ठीक है ना। तो एक दूसरे से लिंक्ड है, इसलिए हमको मैथ्स भी जानना बहुत जरूरी है, साथ ही साथ रीजनिंग की, ठीक है ना। तो इसलिए हम मैथ्स और रीजनिंग ये दोनों का सीरीज एक साथ चलाएंगे। एक चैप्टर मैथ्स करेंगे, एक चैप्टर रीजनिंग। और अगर ये देखा जाए तो दोनों कवर कितने करते हैं, 90 + 20 मीन्स 110 मार्क्स का। अगर आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लिया और इसमें से आपने अगर 80 मार्क्स तक ले आ दिए, अब प्लस जो 70 मार्क्स का होगा और साइंस और एसएसटी, अगर उसमें 70 में आपने 60 या 40 ले आ दिया, 60 या फिर 50, तो आपका लगभग 140 to 130 के बीच में मार्क्स रहेंगे, जो कि सफिशियंट है। आप इतने में टॉपर बन सकते हैं। ऑल इंडिया ऑल मतलब स्टेट में अगर रैंकिंग में देखें तो आप टॉप 100 में भी आ सकते हैं, इवन टॉप 10 में भी आ सकते हैं। 130 और 40 मार्क्स लाना इतना आसान नहीं है, काफ़ी हार्डवर्क की ज़रूरत पड़ेगी, एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। जो कि हम उसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं कि हमें ये नहीं कि किसी प्रकार एग्ज़ाम क्लियर करना है, हमें एग्ज़ाम को कैसे टॉप करना है, मतलब उसमें अव्वल आना है, कोशिश करना है उसमें हम टॉपर बने, उस एटीट्यूड के साथ हमको पढ़ना है। अब वो जमाना चला गया कि हाँ हम पढ़ रहे हैं, हमें पढ़ रहे हैं, लेकिन हम क्वालिटी के साथ पढ़ रहे हैं। हमें अपनी क्वालिटीज, हमने अपनी जो पोटेंशियल है उसका पूरा परफॉर्मेंस में उतारना है। मीन्स कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मार्क्स ले आए। और कुछ भी नहीं है, आप प्रॉपर चीज़ों को समझते हुए प्रैक्टिस जितना कराया जा रहा है वो करिए, प्लस रिवीजन। देखिए, रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। रिवीजन इज की ऑफ सक्सेस। अगर आप रिवीजन कर रहे हैं, आप कम पढ़िए, एक चैप्टर कम पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन रिवीजन आप मल्टीपल करिए। आप किसी चीज को एक बार पढ़ेंगे भूल जाएंगे, 2 बार पढ़ेंगे कुछ परसेंट याद रहेगा, 3 बार पढ़ेंगे तो कुछ परसेंट याद आएगा 30 पर। अगर 4, 5, 6, 7 बार आपने उसको रिवाइज कर दिया तो वो फिर आपके कॉन्शियस माइंड में पहुंच जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा, और फिर वो आप कभी भी मिस्टेक नहीं करोगे। तो इसलिए बच्चों, आपको पढ़ने के साथ साथ रिवीजन करना है। आपको मैंने एक चैप्टर वो बता दिया, उसको आप बार बार रिवाइज करिए, जब भी मौका मिले उसको रिवाइज करिए। और बाकी मैथ्स हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे ये आशा है, और खूब मन लगा के पढ़िए और हम लोग एग्जाम में अच्छा करें। यही हम लोग इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैथ्स को मैथमेटिक्स भी बोला जाता है। देखिए, बिहार के बच्चों के लिए मैथ्स तो उनको कह सकते हैं, उन्होंने मतलब एक विरासत में ही पाया है। आर्यभट्ट यहीं के रहने वाले हैं जिन्होंने जीरो का आविष्कार किया, पूरी दुनिया को दिया जीरो। तो कहने का मतलब मैथ्स यहाँ बच्चों के मतलब जीन में है। मैथ्स यहाँ बहुत अच्छे से पढ़ा जाता है शुरू से ही। तो मैथ्स आप बहुत आसानी से कर सकते हैं और यही आपका स्ट्रेंथ भी है। मैथ्स एंड रीजनिंग में आप बहुत अच्छा करना है। तो हम पढ़ते हैं आगे। पहला चैप्टर है संख्या और संख्या पद्धति। संख्या मतलब इंग्लिश में इसको बोलते हैं नंबर, और एंड नंबर सिस्टम इंग्लिश में इसको बोलेंगे, ठीक है ना। नंबर एंड नंबर सिस्टम, ये चीज हम पढ़ेंगे। अब अगर हम गणित पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, और हमें संख्याओं के बारे में नहीं पता होगा
तो हम कैसे मैथ्स पढ़ पाएंगे। इसलिए संख्याओं के बारे में, अंकों के बारे में हमें जानना पड़ेगा, जानना होगा कि कैसे क्या क्या अंकों का किस तरीके से इस्तेमाल होता है, उसका क्या क्या सिग्निफिकेंस है, क्या क्या वैल्यू कहाँ पे रखने पे क्या होता है, तो वो सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो देखिए हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, टू द पॉइंट हम बात करते हैं कि पहला है संख्या गणित। जैसे गणित में जो संख्या है वो 9 अंकों से 10 अंकों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन्हीं 10 अंकों से पूरी संख्या बनाई जाती है। तो जो संख्या क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसका प्रयोग करके हम कि कोई भी संख्या बना सकते हैं। इसको हम दाशमिक प्रणाली बोलते हैं या दशमलव संख्या पद्धति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दशमलव संख्या पद्धति। मतलब उसमें 10 अंकों का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये संख्याएं, ये अंक होते हैं। ठीक है, इन्हीं अंकों की मदद से हम कोई भी संख्या बना सकते हैं। ठीक है ना, ये चीज आपको पता है। अच्छा, अब जो हम संख्याएं बनाएंगे तो संख्याओं के प्रकार भी होंगे। ठीक है ना, संख्याओं के प्रकार। अब देखिए कितने प्रकार के होते हैं वो चीज देखना होगा। देखिए संख्याओं की कई प्रकार हैं, जिसमें पहला प्रकार है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या या इसी को धन पूर्णांक संख्याएं भी कहते हैं। प्राकृतिक मतलब होता है काउंटिंग नंबर, जिसको गिनती किया जा सकता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारी संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक। दूसरी बात, प्राकृतिक संख्या हमेशा एक मतलब धन पूर्णांक होती है, मतलब धन पॉजिटिव रहती है, धन मतलब धनात्मक संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो ये देखिए नेचुरल संख्या इसको कहते हैं या फिर पॉजिटिव नंबर्स कहते हैं, जो कि कहां से स्टार्ट होता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनफाइनाइट। प्राकृतिक या फिर इसको कहेंगे धन पूर्णांक संख्याएं। इसको यन से प्रदर्शित करते हैं। किससे दिखाते हैं? यन से। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे अनंत तक जाता है। इनफाइनाइट मतलब अनंत तक, अपरिमित होता है। 0 एक धन पूर्णांक, 0 धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या नहीं है। आपसे पूछा जा सकता है कि अच्छा 0 क्या है? देखिए 0 ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव, इसको किसी भी में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि अगर हम +1 रख के और यहाँ 0 का गुणा करें तो भी 0, -1 करें 0 रखें तो भी 0, मतलब ना इसका कोई चिन्ह आप नहीं बोल सकते कि +0 या नेगेटिव। 0 तो 0 ही होता है, उसका कोई मतलब अगर क्वांटिटी में देखा जाए तो उसकी वैल्यू मतलब नगण्य, मतलब शून्य होती है, 0 होता है। ठीक है, अब यहां पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आप बताओ क्या होगा? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, छोटी नेचुरल नंबर क्या होगा? प्राकृतिक संख्या आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे 1 होता है। क्या होता है? 1 आप लिखेंगे भी। ठीक है, जितना लिखेंगे उतना याद रहेगा। सबसे छोटी नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या 1 होती है। ठीक है, ये बात आपको अब समझ में आ गई। अब हम आगे चलते हैं अभाज्य संख्याओं के बारे में। अब हम आपको अभाज्य संख्याओं के बारे में बताएंगे। देखिए 2 संख्या होती है, एक भाज्य और एक अभाज्य। हम पहले अभाज्य, अच्छा अभाज्य संख्याओं को ऋण संख्या भी बोलते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं प्राइम नंबर। तो कभी भी कंफ्यूज मत होना, ऋण संख्या आए तो याद रखना कि उसी को अभाज्य संख्या भी कहते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, संख्या 1 के अतिरिक्त वे धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्याएं
जो एक या स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती है, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब कि उनकी दो ही ऐसे संख्याएं मिलेंगी जो कि उनको पूरी तरीके से विभाजित कर सके, वो है एक और वो खुद स्वयं हो। जैसे उदाहरण के लिए दो मान लिया, दो में एक को एक से हम भाग दे सकते हैं और दो से, जो कि जीरो शेषफल देता है। तो याद रखना है कि अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं से विभाजित हो, स्वयं से पूरी तरह से विभाजित हो, ठीक है ना, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। अगर इसके अतिरिक्त एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित होता है तो उस हिसाब से आप बोलोगे वो भाज्य संख्या है। जैसे देखिए उदाहरण के लिए देखिए, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19, ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। तो आप क्या करिएगा, 1 से 100 तक लिखिएगा और इसमें खोजने की कोशिश करिएगा कितने अभाज्य संख्याएं होती हैं, और इसको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि 1 से 100 तक के बीच में कितने अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये हम आप चेक करेंगे आपसे, ठीक है, याद रखना। एक चीज और याद रखिएगा कि दो संख्याएं x और y, अगर दो संख्याएं हैं x और y है, अगर इसको सह अभाज्य कहेंगे यदि किसी एक संख्या को दूसरी संख्या से पूरा पूरा विभाजित न किया जा सके। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने लिखा, दो संख्याओं को लिख दिया, यहां 2 लिख दिया और यहां 9 लिख दिया, 2 लिख दिया और 9 लिख दिया, तो क्या 2 से आप 9 को भाग देंगे तो पूरा पूरा विभाजित होगा? नहीं होगा। इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, 2 और 9 को सह अभाज्य। सह मतलब होता है जोड़ा में, एक साथ दो संख्याओं की बात करेंगे तो इनको हम लोग सह अभाज्य बोलेंगे। आई थिंक समझ में आ गया होगा सह अभाज्य क्या होता है। फिर से समझिएगा, सह अभाज्य वो संख्याएं होती हैं जो मतलब दो संख्याएं लिया, जैसे कि हमने लिया 3 और एक जगह ले लिया हमने 14। अब ये तो भाज्य है 14, लेकिन ये दोनों एक साथ सह अभाज्य होंगे। क्यों? क्योंकि 3 14 को पूरी तरीके से विभाजित नहीं कर पाएगा, इसलिए इनको क्या बोलेंगे हम लोग, सह अभाज्य। तो सह अभाज्य वो संख्याएं होती हैं, वो दो संख्याएं होती हैं जो एक संख्या दूसरी संख्या को पूरी तरीके से विभाजित न कर सके, याद रखना है। सभी अभाज्य संख्याओं का अगर समुच्चय देखा जाए तो 2 3 5 7 11, तो ये आप खुद ही लिखोगे, हम बोल दिए आपको 1 से 100 तक। जो होमवर्क दे रहे हैं बच्चों उसको करना। अगर आप होमवर्क नहीं करोगे, सिर्फ सुनोगे, सोचोगे कि मुझे ऐसे आ जाए, तो नहीं होगा। थोड़ा मेहनत करिए। जो होमवर्क दिया जाता है वो आपके लिए फायदे के लिए दिया जाता है, आपका ही बेनिफिट होगा। अगर आप नहीं करोगे वो चीज़ तो आप उसमें मतलब अच्छा नहीं होगा, कमांड नहीं आ पाएगा, फिर आप भूल जाओगे, गलतियां कर दोगे। इसलिए थोड़ा मेहनत करिए, जो बताया जा रहा है उसको आप फॉलो करिए, ठीक है। अब अगला प्रश्न इसी में उठता है। अगला प्रश्न हमारा ये है कि अगर हम आपसे पूछे अगला प्रश्न कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा जाए तो क्या बताओगे? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो याद रखना 2 होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 होगा। यह भी पूछा जा सकता है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो भी क्या होगा? 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। एक का बारे में अगर पूछा जाए तो एक न तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, क्योंकि उसके 2 ऐसे नंबर नहीं मिलते। स्वयं ही एक ऐसा इसमें है जो खुद को डिवाइड कर सके, एक तो खुद एक ही है। तो कहने का मतलब कि एक को हम ना ही भाज्य कहेंगे ना ही अभाज्य कहेंगे। जितनी बातें बोल रहा हूं उसको आप नोट्स में लिखिएगा, उसको प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। ऐसा नहीं कि पूरी किताब छापना है, बस टू द पॉइंट चीजें लिखिएगा, समझिएगा, ठीक है। अगला हम आते हैं भाज्य संख्याओं में। अगला क्या है? भाज्य संख्या। देखिए भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य या फिर संयुक्त संख्याएं। देखिए एक से बड़ी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक से बड़ी होना चाहिए, 2 3 4 5 6 कुछ भी।
जो अभाज्य नहीं है उन्हें संयुक्त संख्या या फिर भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है ना। जो अभाज्य नहीं है उन्हीं को हम भाज्य बोलेंगे या फिर संयुक्त। याद रखना इसका भी दो नाम है, भाज्य और ये संयुक्त संख्या, और वहां पे अभाज्य और ऋण संख्या था, याद रखिएगा। अब यहां पे खुद एकदम एग्जैक्टली लिखा हुआ जो हमने अभी बताया आपको, संख्या एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है। तो एक के बारे में पूरी तरीके से आप क्लियर रखिएगा कि एक न तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। ये बात आपको याद रखनी होगी, ठीक है ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम अगला कॉन्सेप्ट पे आते हैं, सम और विषम संख्याएं। आपको सम और विषम संख्याएं बताएंगे। अब देखिए सम संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो दो से पूरी तरह विभाजित हो जाए, दो से पूरी तरह विभाजित हो जाए, ठीक है, पूरी तरीके से विभाजित, उसको सम या इवन नंबर कहते हैं। वे प्राकृतिक संख्या है जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसको सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये भी इनफाइनाइट मतलब अनंत तक जाएगा। इसको ई से दिखाते हैं इवन नंबर, मतलब इंग्लिश में इसको बोलते हैं इवन नंबर, ठीक है। एक चीज हम आपसे पूछेंगे, सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी? आप इसको कमेंट में लिखना, सबसे छोटी सम संख्या। और आपसे ये पूछ रहे हैं कि सम संख्या पहचानने का एक और तरीका बता रहे हैं कि इकाई के जगह पे आप देखिएगा, इकाई की संख्या की जगह पे अगर 0 आता है, 1 आता है, 2 सॉरी 1 नहीं रहेगा, 0 आता है, 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है। अगर ये संख्या अंक आते हैं 0, 2, 4, 6, 8, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग इवन नंबर कहेंगे, चाहे वो जितनी बड़ी संख्या होगी। जैसे उदाहरण के लिए हमने लिखा कि 1, 2, 4, 6, 8, 7, 3, 2 और लास्ट में हमने 0 लगा दिया। तो यहां बस देखना है हमको, 0 है ना, तो ये इवन नंबर होगा। तो ये पहचानने का तरीका है, ये नहीं कि आप 2 से भाग देने लगे, आपका टाइम 10 मिनट चला गया इसी में। आपको पता होना चाहिए सम संख्या पहचानने का क्या तरीका है कि इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 हो, उसको हम सम संख्या कहेंगे। अब आते हैं हम लोग विषम संख्या के बारे में। बस जस्ट उल्टा है, इसमें भी बहुत दिमाग नहीं लगाना है। ऑड नंबर क्या होता है कि ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17 ऐसे ही अनंत तक जाएगा। तो अब यहां पे सबसे छोटी विषम संख्याओं में सबसे छोटी पूछा जाए तो आप 1 बताओगे, न कि 3 बताओगे, ठीक है ना। आपको क्या बताना है? 1 बताना है। ये चीज आपको पता चल गया, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे, ठीक है। अगला है पूर्णांक संख्या, पूर्णांक या फिर पूर्ण संख्या, पूर्णांक या पूर्ण संख्या, ठीक है। पूर्णांक या पूर्ण संख्या, पूर्णांक या पूर्ण संख्या देखिएगा क्या है। अब पूर्णांक या पूर्ण संख्या, पूर्णांक अथवा पूर्ण संख्या, इसको इंटीजर्स बोलते हैं। अगर आपने जो आपका नंबर था, जैसे कि नेचुरल नंबर आपको मैंने बताया प्राकृतिक संख्या, उसमें 0 के साथ साथ ऋण संख्याओं को रख दीजिए, -1, -2, -3, -4 और 0 और प्राकृतिक संख्या है। मतलब क्या क्या होना चाहिए? ऋण संख्याएं, 0 और प्लस नेचुरल नंबर, इन सब को जोड़ देंगे तो पूर्णांक संख्याएं बन जाएंगी। इसीलिए इसमें 2 तरीके के होते हैं, एक धन पूर्णांक होता है, एक ऋण पूर्णांक होता है, ठीक है ना। धन पूर्णांक जो होंगे वो प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगे, ऋण पूर्णांक जो होगा वो ऋण संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब कि जिसमें तीनों चीजें हो, निगेटिव नंबर हो मतलब ऋण संख्याएं, 0 हो और नेचुरल नंबर हो मतलब प्राकृतिक संख्याएं।
इनको क्या बोलेंगे हम लोग, पूर्णांक संख्याएं या फिर पूर्णांक, पूर्ण संख्या या फिर पूर्णांक। इसको अच्छा हम किससे प्रदर्शित करते हैं, जेड से। इसको हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं और आई से भी प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इंटीजर्स, सॉरी, जेड से प्रदर्शित करते हैं इंटीजर और आई से प्रदर्शित करते हैं, मतलब दोनों से प्रदर्शित कर सकते हैं पूर्णांक या फिर पूर्ण संख्याओं को। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है आई या फिर जेड, -2, -1, 0, 1, 2 डॉट डॉट, इधर भी डॉट 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 होता है। ठीक है, शून्य याद रखना है, शून्य और सभी प्राकृतिक संख्याएं के समुच्चय मतलब एक साथ रखते हैं तो वो क्या बनेंगे, होल नंबर बनेंगे। क्या बनेंगे, होल नंबर। मतलब किसमें 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, होल नंबर बोलेंगे। होल नंबर मतलब उसको क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्याएं। ठीक है ना, पूर्ण संख्याएं बोलेंगे। यहां तक आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब अगला हम बात करेंगे पूर्णांक। अब हम पूर्णांक के बारे में बात करेंगे। देखिए पूर्णांक क्या है या फिर पूर्ण संख्या, वही इंटीजर्स जो अभी बताया सेम है वही चीज, इसमें भी मैंने 2 बार लिख दिया। देखिए कुछ नहीं है कि जिसमें नेगेटिव नंबर हो, 0 हो और नेचुरल नंबर हो, तीनों को हम लोग पूर्ण संख्याएं बोलते हैं या फिर पूर्णांक बोलते हैं। इसको याद रखना है, 0 जेड या फिर आई से प्रदर्शित करते हैं। इसमें अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी, तो आप कहोगे कोई मतलब इनफाइनाइट है, मतलब ना इसमें आप सबसे छोटी बता सकते हो ना ही सबसे बड़ी बता सकते हो। ठीक है ना। अब शून्य और सभी प्राकृतिक संख्याओं को अगर एक साथ जोड़ देते हैं तो वो होल नंबर बन जाता है, मतलब पूर्ण संख्या बन जाती है, पूर्ण संख्या बन जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। अब अगला आता है प्राकृतिक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके। कैसा, क्या लिखा जा सके, p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां पे p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है ना, दोनों पूर्णांक होना चाहिए। वो ऋण हो जाए या धन हो जाए वो कोई मैटर नहीं करेगा, लेकिन पूर्णांक होने चाहिए। और याद रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए 3/7, 6/2, -1/4, 78/100 या फिर 0.78, ये सब संख्याएं क्या है जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। ये p हो गया, नीचे q हो गया, और q 0 के बराबर भी नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, परिमेय संख्या बोलेंगे। अगला आएगा अपरिमेय संख्या। देखिए अपरिमेय संख्या जस्ट इसका अपोजिट है, जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। किसी संख्या जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जहां p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वह तो अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे करनी में 2, पाई, ई, ये सब क्या है, एक अपरिमेय संख्या। ठीक है ना, अपरिमेय संख्या है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आता है 9वां, लास्ट। देखिए अब हम आपको मतलब ये बता रही है कि संख्याओं के प्रकार, संख्या कैसे। फिर हम अगले लेक्चर में आगे के बारे में बात करेंगे, स्थानीय मान क्या होता है। ठीक है ना, तो वो सारी चीजें जो भी है, और रोमन संख्या, ये सब हम आगे डिस्कशन करेंगे, एक साथ हम नहीं करेंगे, नहीं तो आपको हो सकता है कि समझ में ना आए, कम आए, इसलिए हम थोड़ा आराम से करेंगे। अब आता है क्रमागत संख्याएं। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है क्रम से होनी चाहिए संख्या। जैसे 1 के बाद क्या आता है, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब क्या है, क्रमागत संख्याएं। वे संख्याएं जो क्रम से आए क्रमागत संख्याएं कहलाती है। जैसे 1, 2, 3, 4 ये क्रमागत संख्याएं होती हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने आपको ये चीज समझाने की कोशिश किया है और ये सारी चीजें बताने की कोशिश किया। आप क्या करिएगा, जिन बच्चों के पास बुक नहीं है उनको बुक लेने की भी जरूरत नहीं है, बस ये लेक्चर्स आप देखिए, इसका
अपनी हैंड राइटिंग में नोट्स प्रिपेयर करिए, और यही नोट्स आपकी सफलता कारण बनेगी, यही सफलता दिलाएगी। अगर जो बच्चा ये मोटी सी बुक खरीद लिया और उसको पता ही नहीं है क्या रिवीजन करना है, क्या पढ़ना है, तो वो कभी सफल नहीं हो पाएगा। अगर आपके पास किताब है भी तो भी इसको एक बार पहले देखिए, फिर दोबारा देख के इसका नोट्स बनाइए, एक बार देखिए दोबारा देख के नोट्स बनाइए। अगर आप ऐसे करते जा रहे हैं तो आप फिर सफलता के बहुत करीब पहुंच जाएंगे और आप बहुत अच्छे मार्क्स ले आ पाएंगे। आप एग्जाम में भी, जब एग्जाम आपका 10 दिन रहेगा, आप बड़े आराम से मैथ्स पूरा अपने नोट से रिवाइज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल जैसे ट्रेडिशनल वे होता है पढ़ने का कि नोट्स बनाना, फिर नोट्स को रिवाइज करना, ये चीज़ें हम अपने हैबिट्स में रखेंगे, ये करना होगा। आप कोई भी स्टूडेंट्स निश्चिंत रहेगा, मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करूंगा। जैसे कि रीजनिंग तो मैं करा ही रहा हूँ, मैथ्स करा रहा हूँ, ठीक है, मैथ्स भी हो जाएगा पूरा। फिर एसएसटी भी हमने मतलब कराएंगे। कल हम अगला लेक्चर लेंगे सिविक्स का, ठीक है ना। हम ये तीनों चीजें एक साथ करेंगे, और फिर एक दिन साइंस का भी करेंगे, ठीक है ना। तो हर चैप्टर एक एक चैप्टर करते चलेंगे। पहले हम रीजनिंग का एक चैप्टर करेंगे, फिर उसके बाद मैथ्स का एक चैप्टर करेंगे, फिर एसएसटी का हाँ एक चैप्टर करेंगे, फिर साइंस का एक चैप्टर करेंगे। यही चीजें तो आनी है, तो यही बार बार रिवाइज करते रहेंगे हम लोग, और बड़े आराम से आपका कवर हो जाएगा। टाइम है अभी, और बिल्कुल विद इन टाइम में हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। बस आप बढ़िया से पढ़िए, लेक्चर्स को शेयर करिए, लोगों को बताइए जो आपके आसपास हों, जो 8th क्लास में पढ़ रहे हों, और जिनको ये चीज़ मतलब ये एग्ज़ाम देना है। अगर नहीं भी देना है फिर भी आपको पढ़ना चाहिए, इससे आपका जो IQ है, जो आपकी थिंकिंग है, वो डेवलप होगी। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।